Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे उन सारे वोकैबलरीज उन वर्ड्स के बारे में जो कि 20 अप्रैल 2021 को आपके एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्टेड है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड. तो पहला जो हमारा वर्ड है दैट इज रेट्रोग्रेड. रेट्रोग्रेड जो वर्ड है वो एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करता है इन अ पार्ट ऑफ स्पीच और नाउन का रोल भी प्ले करता है. तो एज एन एडजेक्टिव रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? मूविंग बैकवर्ड. मतलब कोई भी चीज़ अगर पीछे की तरफ बैक होती है, मूव होती है, पास्ट में जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? रेट्रोग्रेड. एज ए नाउन रेट्रोग्रेड का मतलब होता है गो बैक टू पास्ट. गो बैक टू पास्ट, ठीक है. सो दिस इज द वर्ड रेट्रोग्रेड जिसका एज एन एडजेक्टिव एज ए नाउन मैंने मतलब बताया है. इसके सिनोनिम्स क्या हैं रेट्रोग्रेड के? बैकवर्ड, रिवर्स, नेगेटिव या रिट्रीट. मतलब बैकवर्ड, रिवर्स, नेगेटिव यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये ऐसे पर्सन के लिए भी यूज़ किया जाता है जो हमेशा डाउन टूडन होता है, जो हमेशा डाउन फील करता है खुद को और बेसिकली पेसिमिस्टिक होता है, ठीक है. तो उसके लिए भी रेट्रोग्रेड वर्ड का यूज़ किया जाता है. द पर्सन हु ऑलवेज रिट्रीट, पीछे हट जाता है, तो उसके लिए ये वर्ड्स यूज़ किए हैं मैंने यहाँ पे. एंटोनिम हो गया रेट्रोग्रेड का फॉरवर्ड या फिर पॉजिटिव, आगे बढ़ना, ठीक है. एंड द यूसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज लाइक आर हिस्ट्री मस्ट रेट्रोग्रेड फॉर द स्पेस ऑफ अ फ्यू पेजेस. तो इस तरीके से रेट्रोग्रेड जो वर्ड है उसका मतलब बेसिक मीनिंग जो होता है वो होता है मूव बैकवर्ड या फिर गो बैक टू पास्ट. तो दिस इज द वर्ड रेट्रोग्रेड जिसका एज एन एडजेक्टिव एज ए नाउन मैंने मतलब बताया है. अनदर वर्ड इज स्ट्राइड. स्ट्राइड जो कि वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है. एज अ वर्ब अगर हम देखें स्ट्राइड को तो अ वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. जब हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलते हैं और बड़े बड़े स्टेप्स के साथ जल्दी जल्दी चलते हैं तो वहाँ पे स्ट्राइड वर्ड का यूज़ किया जाता है एज अ वर्ब. एज अ नाउन अगर स्ट्राइड को हम यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे? अ लॉन्ग स्टेप, एक लॉन्ग स्टेप को भी, एक जंप को भी हम स्ट्राइड बोल सकते हैं, ठीक है. सो स्ट्राइड के सिनोनिम्स क्या हो गए? पेस, वॉक एंड स्टेप एज अ वर्ब या फिर फुट स्टेप एज अ नाउन इसका मतलब या फिर सिनोनिम होता है, ठीक है. एंटोनिम स्ट्राइड का क्या हो गया? अगर कोई बहुत तेज़ तेज़ या लंबे स्टेप्स लेके चल रहा है तो क्वाइट ऑब्वियस जब हमारे स्टेप्स छोटे छोटे होते हैं या हम बहुत स्लो वॉक करते हैं तब इसका एंटोनिम क्रिएट होता है. सो द एंटोनिम्स ऑफ स्ट्राइड आर एम्बल एंड meander. तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स. सो इसका यूसेज कुछ इस तरीके से है. ही स्ट्राइड्स अक्रॉस द रोड, कि वो जल्दी जल्दी बड़े बड़े स्टेप्स के साथ रोड को क्रॉस कर रहा है. सो स्ट्राइड का बेसिक मीनिंग क्या हो गया? टेकिंग लॉन्ग स्टेप्स. जब हम चलते हैं बहुत जल्दी चलते हैं, फास्ट वॉक, तो वहाँ पे स्ट्राइड वर्ड का यूज़ करते हैं. अनदर वर्ड इज एक्रेज. एक्रेज जो कि एक नाउन है. एक्रेज का मतलब होता है एन एरिया ऑफ लैंड, एक लैंड एरिया को, प्रॉपर्टी को, ठीक है, एक्रेज बोला जाता है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए एक्रेज के? एस्टेट, क्लेम या फिर प्रॉपर्टी. एंटोनिम एक्रेज के क्या हो गए? बीइंग या फिर सब्सटेंस, मतलब पार्ट, राइट. And the usage of this word is like a large portion of the park's acreage is forest. मतलब उस पार्क का जो लार्जर एरिया जो है वो क्या है? उसमें फॉरेस्ट में आता है, ठीक है. सो दिस इज द वर्ड acreage जो कि acre से लिया गया है, ठीक है. while we measure the land at that time we use the word acre, तो वहीं से acreage लिया गया है. सो एन एरिया ऑफ लैंड जिसको मेजर करना कई बार डिफ़िकल्ट होता है तो वहाँ पे हम एक्रेज वर्ड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज स्टैग्नेंट. स्टैग्नेंट जो कि एडजेक्टिव है. स्टैग्नेंट का मतलब होता है
water not flowing and therefore dirty and having an unpleasant smell, not active, not developing. सो बेसिकली स्टैगनेंट का मतलब होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और वो उसमें से बदबू आने लग जाती है, तो वहाँ उस सिचुएशन को हम स्टैगनेंट बोलते हैं. ठीक है, जब वाटर फ्लोइंग रुक जाती है एक जगह, ठीक है, जैसे कोई पॉन्ड होता है, कोई तालाब होता है या कोई खड्डा होता है जहाँ पे पानी बेसिकली इकट्ठा हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता, फ्लो नहीं हो पाता है, तो उसमें से जो फॉल स्मेल आती है, तो उस कंडीशन को हम स्टैगनेंट बोलते हैं. बेसिकली स्टैगनेंट के और भी मतलब हम निकाल सकते हैं, जो कि एक्टिव नहीं होते हैं, इनएक्टिव, या फिर कोई भी डेवलपमेंट रुक जाता है, कोई भी चीज़ डेवलप नहीं होती है, वहाँ पे भी उसके लिए भी स्टैगनेंट वर्ड यूज़ किया जाता है. सो स्टैगनेंट के सिनोनिम्स क्या हो गए? आइडल, फॉल एंड इनएक्टिव. एंटोनिम स्टैगनेंट के क्या हो गए? एक्टिव, बिजी या फिर लाइवली, फ्लोइंग. ठीक है, सो स्टैगनेंट का यूसेज किस तरीके से करेंगे हम सेंटेंस में? अ स्टैगनेंट पूल वॉज यूजलेस. एक ऐसा पूल जिसमें सिर्फ पानी रुका हुआ रहता है, तो ऑब्वियस है वो पानी गंदा भी होगा, उसमें से स्मेल भी आएगी, फॉल स्मेल भी आएगी. तो वो जो पूल होता है, स्टैगनेंट पूल, वो यूजलेस होता है, किसी काम का नहीं होता है, राइट? Another word is impasse. Impasse is a noun. Impasse का मतलब होता है a difficult situation in which no progress can be made because the people involved cannot agree what to do. क्या होता है? एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब हमारे सामने आ जाती है जिसमें हम प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं. इनफैक्ट जो लोग उसमें फंस जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, वो एग्री ही नहीं हो पाते या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. तो ऐसी जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है, ऐसे जो डिलेमास होते हैं जिसमें ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि हमें कौन सा रास्ता चूज़ करना है, तो वहाँ पे हम एम्पास जो नाउन है उसका यूज़ करते हैं. सो एम्पास जो नाउन है उसके सिनोनिम्स क्या हो गए? डेडलॉक, जैम या फिक्स, आगे नहीं बढ़ पाना. इसके जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया? सोल्यूशन या फिर एग्रीमेंट. ठीक है, सोल्यूशन और एग्रीमेंट एम्पास के एंटोनिम्स हो गए. यूसेज कुछ इस तरीके से है, द पॉलिटिकल प्रोसेस इज एट एन एम्पास. जब कोई भी पॉलिटिकल काम आगे नहीं बढ़ पाता है तो वो एम्पास पे ही होता है, रुका हुआ रहता है, फिक्स रहता है, जैम होता है, डेडलॉक होता है, या आप उसको एम्पास भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड because the people involved cannot agree what to do. Next word is vouch. Vouch जो कि एक verb है. Vouch का मतलब क्या होता है? Assert or confirm as a result of one's own experience that something is true or accurately so described. जब हमें किसी चीज़ पे भरोसा होता है और हमें एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ का, और जो सिचुएशन हमारे सामने होती है, कोई भी चीज़ हमारे सामने होती है जिसे हम असर्ट करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है, कंफर्म है, अफर्म है, जिसको वेरीफाई किया जा सकता है, तो वहाँ पे वाउच वर्ब का यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो इस तरीके से वाउच के जो सिनोनिम्स क्या हो गए? कंफर्म, अफर्म या वेरीफाई. और इसके जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो गए? ब्रेक या फिर रिजेक्ट. जैसे कंफर्म नहीं किया जा सकता, वेरीफाई नहीं किया जा सकता. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया है, दैट इज माई फ्रेंड्स विल वाउच फॉर मी. माई फ्रेंड्स विल वाउच फॉर मी. ठीक है, मेरे फ्रेंड्स मेरी गारंटी लेंगे या मुझे वेरीफाई करेंगे. ठीक है, या फिर मैं जहाँ कहीं डगमगाऊंगा वहाँ पे मेरा साथ देंगे. इस तरीके से हम इस सिचुएशन में वाउच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. So this is the word vouch. Another word is precision. Precision जो कि एक noun है. Precision का मतलब होता है the quality of being clear or exact. जब कोई भी चीज़ clear होती है, exact होती है, मतलब किसी चीज़ की ऐसी क्वालिटी जो उसकी एग्जैक्टनेस, उसकी क्लियरेंस को शो करे. ठीक है, तो इस तरीके से प्रेसिजन जो वर्ड है, जो नाउन है, उसके सिनोनिम क्या हो गए? श्योरनेस, एग्जैक्ट या फिर अटेंशन. जस्ट ऑपोजिट क्या हो गए इसके वर्ड्स? केयरलेसनेस या फिर इनएक्यूरेसी.
सो इस तरीके से सेंटेंस क्या बनेगा प्रिसीजन का, द प्लान वॉज ड्रॉन विद ग्रेट प्रिसीजन। जो भी आप प्लान बनाते हैं वो बहुत एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं, अटेंशन देते हैं, उसको हीट पे करते हैं, एग्जैक्टनेस के साथ बनाते हैं, राइट। सो दिस इज द वर्ड प्रिसीजन, जो कि आपकी एक्यूरेसी को शो करता है, आपकी एग्जैक्टनेस को शो करता है, ठीक है। अनदर वर्ड इज एंग्विश। एंग्विश जो कि नाउन भी होता है ऑन वन प्लेस एंड वर्ब भी होता है ऑन अनदर प्लेस, ठीक है। तो एंग्विश का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम पेन और एंग्जाइटी। एक्सट्रीम पेन और एंग्जाइटी जब हमारे अंदर होती है, हम बहुत दुखी होते हैं, ठीक है। तो अगर एक पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं दैट ही इज़ एंग्विश्ड, राइट, वो बहुत दुखी है। तो इस तरीके से एंग्विश जो वर्ड है उसको नाउन भी यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी की सोरो को इंडिकेट करते हैं, या फिर मॉर्नफुल कंडीशन को शो करते हैं, या फिर वर्ब भी शो हो जाता है जब हम एक्सप्रेस करते हैं उस पर्टिकुलर पेन को, उस सोरो को, ग्रीफ को, राइट। सो एंग्विश एज अ नाउन और वर्ब दोनों पार्ट्स में अपना रोल प्ले करता है। सो इसके सिनोनिम क्या हो गया एंग्विश के, डिस्ट्रेस, सोरो या फिर ग्रीफ, ठीक है। जब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं किसी चीज़ को लेके, हम पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, तब हम एंग्विश वर्ड का यूज़ करते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स, डिलाइट, जॉय एंड हैप्पीनेस। सो इस तरीके से इसका सेंटेंस क्या फॉर्म होगा, ही एंग्विश्ड ओवर हिज फेलियर। जब कभी आप फेल हो जाते हैं ऐसे सिचुएशन में, हम अपने आप को डिस्ट्रेस फील करते हैं, दुख होता है हमें, ग्रीविंग कंडीशन होती है हमारी, ग्रीफ करते हैं हम, राइट। सो दिस इज द वर्ड एंग्विश। अनदर वर्ड इज chasm। chasm जो कि एक नाउन होता है, chasm का मतलब होता है अ डीप क्लेफ्ट इन द सर्फेस ऑफ अ प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट के ऊपर एक डीप सरफेस का होना, एक डीप क्लेफ्ट का होना, ठीक है। किसी भी प्लेनेट के सरफेस के ऊपर एक डीप क्लेफ्ट के होना, मतलब दो वैलीज के बीच की जो जगह होती है, इधर वैली है, इधर वैली, और बीच में मतलब हम मान सकते हैं एक बहुत बड़ा खाई है, ठीक है, जो कि दोनों वैलीज़ को अपार्ट कर रही है। तो उस गैप को, उस डिवीजन को, उस वॉइड को ही ख्याज्म बोला जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से ख्याज्म जो वर्ड है, जो नाउन है, उसके सिनोनिम्स क्या हो गया, डिवीजन, वॉइड या फिर गैप, राइट। और इसी का ऑपोजिट्स क्या हो गए, क्लोजिंग या फिर जंक्शन। सो द chasm बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जो रिच एंड पुअर के बीच की जो दूरी होती है, जो गैप होता है, एक डिस्टेंस होता है बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है, अपनी सोसाइटी में, तो वहाँ उस सिचुएशन के लिए भी हम chasm वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इल्यूजरी एक डिवीजन होता है, एक गैप होता है बिटवीन द टू कास्ट। अनदर वर्ड इज एम्पैंडिंग। एम्पैंडिंग जो कि एडजेक्टिव है। एम्पैंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, समथिंग बैड दैट विल सून हैपन, मतलब कुछ जल्दी कुछ बुरा होने वाला हो। कई बार हमें इंट्यूशन होता है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो हमें इंट्यूशन होता है दैट समथिंग विल हैपन रॉन्ग डेफिनेटली सून, तो वहाँ पे हम इम्पैंडिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। सो इम्पैंडिंग के सिनोनिम्स क्या हो गए, अप्रोचिंग, कमिंग, गैदरिंग या फिर नियर। इसी के एंटोनिम्स क्या हो गए, गॉन, पास्ट या फिर लेटर, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। सो ही नाउ अंडरस्टूड द whole meaning and importance of this war and of the impending battle। अब उसे समझ में आया है कि जो मतलब पूरा मतलब ऑफ दिस इस वॉर का, और जो आने वाला बैटल है उसका इम्पोर्टेंस। सो इम्पैंडिंग मतलब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जब जल्दी ही होने वाली होती है, अपकमिंग होती है, तो वहाँ पे हम इम्पैंडिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे here we have the group of words जो इस तरीके से है, dipping toe in the water। dipping toe in the water का मतलब क्या हो गया, start something carefully because you are not sure whether it will work or not। जब कभी भी कोई भी काम आप शुरू करने वाले हो और आपको नहीं पता कि ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एक अनसर्टेन सिचुएशन होती है आपके सामने, तो वहाँ पे एक फ्रेज यूज़ की जाती है दैट इज़ डिपिंग टो इन द वाटर्स।
ठीक है, सो दिस वन इज अ फ्रेज. अनदर वर्ड इज इम्पॉन्डरेबल. इम्पॉन्डरेबल जो कि नाउन और एडजेक्टिव दोनों का रोल प्ले करता है. एज अ नाउन इम्पॉन्डरेबल का मतलब क्या हुआ? अ फैक्टर दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में जो कि डिफ़िकल्ट और इनफैक्ट इम्पॉसिबल होता है उन्हें एस्टिमेट करना. ठीक है, इसी का एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव इसका मतलब होगा वेरी लाइट. जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती है तो उसके लिए भी इम्पॉन्डरेबल वर्ड का यूज़ किया जाता है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? टाइनी, माइन्यूट एंड स्मॉल. ठीक है, एंटोनिम्स हो गए बिग, थिक या फिर ह्यूज. सो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉन्डरेबल व्हेन यू आर लो इनकम. ठीक है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉन्डरेबल होता है जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा लो होती है. सो दिस इज द वर्ड इम्पॉन्डरेबल विच प्लेस बोथ द रोल्स एज अ नाउन as well as an adjective too, right? So here we have another word that is jousting. Jousting जो कि एक नाउन होता है. jousting बेसिकली एक medieval sport के लिए यूज़ किया जाता है. एक कॉन्टेस्ट होता है जिसमें क्या होता है, दो ओपोनेंट्स होते हैं जो कि हॉर्स बैक पे बैठे हुए रहते हैं, जो जिनको नाइट बोला जाता है. इन द मिडीवल एराज जो फाइटर्स होते थे उनको नाइट्स बोला जाता था. और वो अपने लांसेस से लड़ते हैं. लांसेस से उनकी फाइट होती है. लांसेस मतलब भाला. ठीक है, तो घुड़सवार भाला योद्धा हम इसको बोल सकते हैं बेसिकली. सो जॉस्टिंग का मतलब क्या हो गया? एक मेडिवल स्पोर्ट होता है, कॉन्टेस्ट होता है, स्पोर्ट कॉन्टेस्ट होता है जो कि दो ओपोनेंट्स के बीच में होता है, जिसमें दोनों ओपोनेंट्स हॉर्स बैक पे बैठे हुए रहते हैं और वो अपने अपने लांसेस के साथ खेलते हैं. और वो बेसिकली उन ओपोनेंट्स को जो बैटल करते हैं, जो लोग फाइटर्स होते हैं, उनको नाइट्स बोला जाता था. राइट. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए जॉस्टिंग के? बैटलिंग, फेंसिंग या फिर कॉम्बैटिव. और इसके एंटोनिम्स काइंड, नाइस एंड पीसफुल. राइट. यूसेज कुछ इस तरीके से हो गया. एट द सेंटर ऑफ द फेस्टिविटीज वर सेवरल डेज ऑफ जॉस्टिंग बाय अराउंड बाय आर्मर्ड knights. So this is the word jousting. Another word we have here is pawn. पाउन का मतलब आप समझते हो, जो कि नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है. बेसिकली पाउन जो वर्ड है वो कहाँ से अराइज हुआ था? चेस में जो सबसे लोएस्ट और लोअर जो मोहरे होते हैं उनको बेसिकली पाउन बोला जाता है. प्यादे जिसको बोलते हैं. अगर एज अ नाउन हम पाउन का मतलब देखें तो वो क्या होगा? अ पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाय अदर मोर पावरफुल पीपल. कोई ऐसा वीकर पर्सन, कोई ऐसा वीकेस्ट पर्सन जिसको पावरफुल लोग कंट्रोल करते हैं या उसका यूज़ करते हैं. ठीक है, उसको स्लेव बना के रखता है. तो वहाँ पे भी हम पाउन वर्ड का यूज़ करेंगे जो कि एज अ नाउन इसका मतलब है. एज अ वर्ब पाउन का मतलब क्या होगा? टू लीव अ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट विद अ पाउन ब्रोकर इन रिटर्न फॉर मनी. इफ़ यू कैन नॉट पे बैक द मनी आफ्टर सर्टन पीरियड द ऑब्जेक्ट कैन बी सोल्ड और कैप्ट. एज अ वर्ब पाउन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है. ठीक है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करोगे? आपके पास जो सबसे प्रेशियस ऑब्जेक्ट है उसे आप गिरवी रखोगे, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो या फिर कुछ और हो. उस प्रेशियस चीज़ को आप ऐसे इंसान को गिरवी रखोगे जो उसके बदले में आपको पैसा देगा. ठीक है, बॉन्ड साइन होता है आप लोगों का उनके साथ कि इतने टाइम में, 1 महीने में, 2 महीने में आप वो पैसे वापस लौटा देंगे. अगर इन कंडीशन अगर आप वो पैसे वापस नहीं लौटाते हैं इन दैट सर्टेन पीरियड जो कि उस बॉन्ड में लिखा हुआ है कि 1 महीने या 2 महीने में आपको वो पैसे लौटाने हैं और आप नहीं लौटा पाते हो, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो पोजेशन है, जो आपने गिरवी रखा था, उसे या तो वो पर्सन बेच देगा या फिर वो अपने पास रख लेगा. तो इस सिचुएशन को भी पान बोला जाता है. ठीक है, तो पान एज अ वर्ब मैंने मतलब बता दिया, पान एज अ नाउन भी मैंने मतलब बता दिया. सो इनके सिनोनिम्स क्या हो गए? बेसिक सिनोनिम्स क्या हो गए पान के? अश्योरेंस, बॉन्ड एंड सिक्योरिटी. ये इनके बेसिक सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स क्या हो गए? ब्रेक एंड अनसर्टेनिटी.
सो पान वर्ड है, उसका यूसेज हम कुछ इस तरीके से करेंगे. Here he is said to have been obliged to pawn his treasures for 50 gold florins to provide for his immediate wants. So इस तरीके से आप पान जो वर्ड है उसका यूज़ कर सकते हैं एज अ वर्ब. एज अ वर्ब मैंने यूज़ किया है यहाँ पे पान वर्ड का. Alright. Another word we have here is microcosm. Microcosm का मतलब होता है very small thing. ठीक है, something that is very small and which can be an example of something larger. मतलब एक बहुत बड़े larger area का एक छोटा सा part, उसको क्या बोलेंगे हम? माइक्रोकॉस्म. जैसे इस पूरे यूनिवर्स का बहुत बड़ा है यूनिवर्स, उसका एक माइक्रोकॉस्म है अर्थ. ठीक है, तो अर्थ के लिए हम माइक्रोकॉस्म वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि नाउन है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? अर्थ, नेचर या स्टार, जो कि एक बहुत बड़े एरिया के वो क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, माइक्रोकॉस्म का जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया? मैक्रोकॉस्म, लार्जेस्ट पीसेस और लार्जेस्ट पार्ट्स. ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है, द विलेज इज़ अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द होल कंट्री. मतलब इस पूरी कंट्री का एक विलेज जो होता है वो माइक्रोकॉस्म होता है, एक पार्ट होता है. राइट, सो दिस इज द वर्ड माइक्रोकॉस्म. Another word is ironclad. Ironclad एज एन एडजेक्टिव भी अपना रोल प्ले करता है और एज ए नाउन भी. एज एन एडजेक्टिव जो आयरन क्लैड होता है वो होता है सो फर्म और सिक्योर एज टू बी अनब्रेकेबल. मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग हो फर्म चीज़ जिसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. एज अ नाउन अगर हम बात कर रहे हैं आयरन क्लैड की, तो आयरन क्लैड बेसिकली एक आर्मोर्ड नेवल वेसल होता है, स्पेशली ऑफ द मिड टू लेट 19th सेंचुरी. मिड टू लेट 19th सेंचुरी के बीच में एक बेसिकली एक नेवल वेसल यूज़ किया जाता था आर्मोर्ड वॉर्स के ड्यूरेशन में. आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, दिस वन इज़ द पिक्चर. तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो टाइट नॉटेड जो आर्मर्ड नेवल वेसल है इसको भी आयरन क्लैड बोला जाता था. ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए आयरन क्लैड के? बाइंडिंग, फर्म या सिक्योर और टफ. ठीक है, बाइंडिंग, फर्म, सिक्योर, स्ट्रॉन्ग, टफ. तो ये सारे वर्ड्स हैं वो सिनोनिम्स है ऑफ आयरन क्लैड. एंटोनिम्स क्या हो गए इसके? जस्ट वीक, फीबल या फिर इनसिक्योर. So, the company has an ironclad policy against revealing secrets to competitors. ठीक है, so this is the word ironclad जिसका मतलब होता है strong. Here we have the last but not the least word, that is stubbornly. Stubbornly जो कि stubborn word से लिया गया है. Stubbornly जो कि एडजेक्टिव है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है in a way that shows you are determined to do what you want to do and refuse to do anything else. जब आप किसी भी एक कंडीशन में डिटरमाइंड होते हैं कि मुझे तो बस यही करना है और इसके अलावा कोई और चीज़ करनी ही नहीं है, तो वहाँ पे स्टबर्नली जो एडवर्ब है उसका यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है, जिसके सिनोनिम्स होते हैं फर्मली एंड इंटेंटली. ऑपोजिट क्या हो गया? डोसाइल. मतलब ठीक है, फ्लेक्सिबल होना, मान जाना किसी चीज़ को लेके. So I am here because my master told me to be here, the boy said stubbornly. So this is the word stubbornly. So these were the words which I have extracted. अगर आपके माइंड में कोई और वर्ड हो जो आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Thank you so much.